हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन बेसिकली एक डिवाइस है। साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस टू यूज एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल टू हाई एनर्जी। साइक्लोट्रॉन वो डिवाइस है जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, बेसिकली ये पॉजिटिव हैवी, पॉजिटिवली हैवी का मतलब ये नहीं है जैसे इलेक्ट्रॉन का मास काफ़ी कम तो प्रोटॉन को मूव करा देगा, ठीक है। हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट हाई एनर्जी से करा देता है, वो साइक्लोट्रॉन है। तो साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस विच यूज टू एक्सलेट चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल एक्सेट्रा विद हाई एनर्जी। तो हाई एनर्जी से किसी पार्टिकल को आपको एक्सलेट कराना है तो हम साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं, वो डिवाइस है साइक्लोट्रॉन। अब इसका थोड़ा एक बार कंस्ट्रक्शन बताता हूँ। साइक्लोट्रॉन होता क्या है। साइक्लोट्रॉन का जो कंस्ट्रक्शन है, देखो साइक्लोट्रॉन में डी होते हैं, डी शेप में, मेटेलिक डी, होलो मेटेलिक डीज, जैसे इस तरह की शेप में होते हैं। ये होलो मेटेलिक डी है एक, और एक मेटेलिक डी ये है। इसका नाम सपोज D1 दिया, इसको D2 दिया। इसको डी शेप में होते हैं, इंग्लिश लेटर नहीं होता ऐसे, डी शेप में होते हैं, इसलिए डीज बोलते हैं, होलो मेटेलिक डी। अब इसको आप प्रैक्टिकली समझना, जैसे डी शेप ऐसे है तो बीच में गैप रहते दो, इधर ऐसे, इस तरह की बीच में गैप रहता है, इसमें चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। तो ऐसे होलो मेटेलिक डी ऐसे रखे होते हैं, सेम साइज के होते हैं। दो होलो मेटेलिक डी है। इसको पहला तो यही हो गया, कंस्ट्रक्शन लिखोगे साइक्लोट्रॉन कंसिस्ट ऑफ टू होलो मेटेलिक डीज। होलो का मतलब बीच में गैप है इसमें, और इसको एक कनेक्ट करके रखते हैं हाई फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर, AC ऑक्सीलेटर, हाई फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर। ये दोनों डी कनेक्ट होते हैं हाई फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर से, और इसको एक बंद रखते हैं, जिसे कम प्रेशर या कम वैक्यूम भी बोल सकते हैं। ऑलमोस्ट वैक्यूम तो बनता नहीं है, लेकिन कम प्रेशर में इसको एवोक्यूएट कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब इधर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था, सपोज इधर नॉर्थ पोल तो इधर साउथ पोल, पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट अप्लाई कर दिया जाता। अब डी ध्यान रखना, डी ऐसे रखे हुए हैं, तो मैं बताता हूँ, डी ऐसे रखे हुए हैं, एक डी, ये दूसरा डी, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसे हो गया है। नॉर्थ पोल ऊपर है तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग गया, और डी ऐसे रखे हुए हैं। आपको ऐसे डायग्राम में ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसे नहीं है, ऐसे रखे हुए हैं, और ये इधर नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लग गया। तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, यहाँ कोई भी चार्ज पार्टिकल का सोर्स, या सिंपली एक के लिए हम स्टडी करेंगे, चार्ज पार्टिकल का सोर्स रख दिया जाता है जो फिर मूव करेगा। अभी वर्किंग में उसको हम पढ़ लेंगे। तो ये कंस्ट्रक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इससे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा हाई फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर से। तो इसका सिंपल एक कंस्ट्रक्शन है। जनरली कंस्ट्रक्शन एग्जाम में नहीं पूछते, फिर भी आपको आना चाहिए। अब कंस्ट्रक्शन के बाद इसकी थ्योरी बोल दीजिए या प्रिंसिपल बोल दीजिए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के बाद थ्योरी बोल लीजिए या प्रिंसिपल बोल लीजिए। थ्योरी ऑफ साइक्लोट्रॉन। अब साइक्लोट्रॉन वर्क कैसे करता है, जैसे हमने ये दो डी लिए थे, दो डी। अब इसको देखो सिंपल डायग्राम में बनाता हूँ, जिसको बार बार, ये दो डी ले लिए, एक ये डी और सेम साइज का ये डी ले लिया, ठीक है। इसका नाम दे दिया सपोज D1, इसका नाम दे दिया D2। ये कोई सपोज हमने पॉजिटिव चार्ज रख दिया। अब पॉजिटिव चार्ज से इसको कनेक्ट किससे कर रखा है हमने, हाई फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर से, हाई फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर से कनेक्ट है। जैसे ही इसको ऑन करोगे तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा। सपोज इसका पोटेंशियल V है और इसका चार्ज Q है,
ठीक है। तो इसके कारण इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, यानी इसको एनर्जी मिलेगी। जो वर्क डन होगा, जो W/QV पड़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो QV एनर्जी इसको मिल जाएगी। QV एनर्जी मिलते ही सपोज ये आपका नेगेटिव एंड है, जैसे हाफ फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर का मीनिंग क्या है, ये हाफ साइकिल में अपना पोलरिटी चेंज करता रहेगा D1 D2। D1 से D1 नेगेटिव है तो उस समय D2 पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट हाफ में क्या होगा, D1 पॉजिटिव हो जाएगा और D2 नेगेटिव हो जाएगा। अब सपोज पहले हम ये कर रहे हैं, जैसे ही आपने अप्लाई किया D1 नेगेटिव हुआ है, तो नेगेटिव होते ही Q पॉजिटिव चार्ज है, इसको एनर्जी कितनी मिली QV एनर्जी लेके इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको पुश कर दिया इनसाइड द D। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के D तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गया मेटेलिक D है 0 इनसाइड द D। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर लग रहा है, तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इसको सर्कुलर घुमाएगा, ऐसे सर्कल में रोटेट करा देगा और फिर ये बाहर आएगा। जैसे ही बाहर आएगा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा तो इसका कितना QV एनर्जी फिर मिल गई और फिर एनर्जी लेके ये इस D में आ जाएगा। अब इसकी पहले QV थी, अब हो गई 2QV। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें 0, अब इसकी एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, एनर्जी इंक्रीज हुई है तो ये रेडियस बढ़ाएगा, जो अभी बताऊंगा रेडियस कैसे बढ़ा रहा है, ठीक है। ये पहले से ज़्यादा बड़ी रेडियस हो जाएगी, ऐसे स्पाइरल पाथ पे मूव करेगा। तो पहला तो कॉन्सेप्ट ये हो गया कि जैसे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी मिली, इसके अंदर मूव कर गया, तो जब D के अंदर मूव करेगा तो रेडियस तो आएगी, सर्कुलर पाथ होगा क्योंकि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। अब जब भी सपोज कर लिया आपने Q चार्ज है इसका, ठीक है, और B मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, B मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है और इसकी वेलोसिटी जो इससे मिली इसकी चार्ज पार्टिकल की वो V है। इस QV के कारण एनर्जी मिली काइनेटिक एनर्जी, तो ये मूव कर गया, वो इसकी वेलोसिटी V है। ये आप लैंग्वेज में लिख दोगे, इफ चार्ज ऑफ पार्टिकल इज Q स्मॉल q और मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज स्मॉल v, ठीक है। तब ये सर्कुलर पाथ में ड्यू टू क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल मूव इन ए सर्कुलर पाथ इनसाइड द D। अब जब भी सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल मूव करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन प्रोवाइड करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। हेंस सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसे लिख देता हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स Fc प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स Fm। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स Fm। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r। v²/r क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मास से इनटू कर दिया, मास इसका है चार्ज पार्टिकल का। Fm मैग्नेटिक फोर्स, यस, QVB साइन थीटा। अब साइन यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला ये है, इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ लिया है। फॉर्मूला ये Q, ये आपने पढ़ा था ना, V×B या QVB साइन थीटा, ये यूज किया है। थीटा या 90 है, बिकॉज तो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, वेलोसिटी वेक्टर तो ऐसे है इस प्लेन में और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर लग रहा है। साइन 90 होता है 1, तो ये हो जाएगा mv²/QVB, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। पहले एक बार लिख देता हूँ, mv²/r = QVB। अब आपको R निकाल लो, ये B से B कट गया, देखो R का फॉर्मूला आ गया, पहले भी हम निकाल चुके हैं, mv/QV। इस रेडियस से मूव करेगा और उसकी स्पीड V है, R = mv/QV। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो रेडियस आ गई, रेडियस ऑफ द लूप इन विच चार्ज पार्टिकल रोटेट इनसाइड द रिवॉल्व या मूव इनसाइड द D। अब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का मतलब टाइम टेकन इन वन रिवॉल्यूशन। अब देखो, जो T = एक सर्कमफ्रेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर की 2πr, टाइम ओवर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये V लिख दिया, R की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, तो टाइम पीरियड निकल के क्या आ जाएगा, 2π/V एज इट इज। R की वैल्यू दी mv/QB, V से V कट गया, तो टाइम पीरियड क्या है आपका 2πm/V
क्यू बी, ये टाइम पीरियड निकल गया जो मैंने यहाँ लिख दिया 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। अब देखो टाइम पीरियड में, यहाँ देखो टाइम पीरियड ना तो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है ना वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस और वेलोसिटी। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से बार बार निकलेगा इस गैप से तो उसकी ये एनर्जी इंक्रीज होगी। एक राउंड में टू क्यू बी मिलती है उसको एनर्जी, एक राउंड में कितनी मिल रही है 2 क्यू बी। तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो उसका रेडियस बड़ा हो जाएगा, रेडियस बड़ा हो जाएगा यानी स्पाइरल पाथ में वो मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा स्पाइरल पाथ पर, रेडियस बड़ी होती जाएगी। अब इसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं हम, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन एफ सी इक्वल्स टू, एफ ही लिख देता हूँ सिंपली 1/t, तो इसका रेसिप्रोकल ये फ्रीक्वेंसी आ गई क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, ये साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है। अब देखो यहाँ दो फ्रीक्वेंसी हम यूज करते हैं, एक तो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी यानी ये चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी, 1 सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन ले रहा है, एक एसी की फ्रीक्वेंसी, एक एसी जो एसी ऑक्सीलेटर आप यूज कर रहे हो ना, हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर, एसी की फ्रीक्वेंसी। जब एसी की फ्रीक्वेंसी और ये साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है तो वो रेजोनेंस की कंडीशन बोली जाती है। ठीक है, वो कंडीशन किसकी होती है, रेजोनेंस की। जब साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी सेम है तो कंडीशन रेजोनेंस कंडीशन होती है, ध्यान रखना। जैसे फ्रीक्वेंसी एफ ये एसी की फ्रीक्वेंसी और एफ सी साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी, ये दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है, दिस कंडीशन इज नोन एज द रेजोनेंस कंडीशन। ये याद रखना है, लिख लेना, 1 मार्क्स का है। रेजोनेंस कंडीशन तब होगी जब हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर और एसी फ्रीक्वेंसी और साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी सेम हो। अब देखिए इसमें हमने जो यूज किया है ना, इसके प्रिंसिपल में ये हमने क्या है, कोई भी चार्ज पार्टिकल को कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज की है, कंपैरेटिवली कम पोटेंशियल यूज कर रहे हैं और उससे हाई एनर्जिक चार्ज पार्टिकल को हाई एनर्जी से मूव करा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी देर ही तो लगता है इस गैप में, बाद में तो जीरो हो जाता है और ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से इसको हाई एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है। तो ये इसके प्रिंसिपल में थ्योरी में यूज आते हैं। ये 3 इस फॉर्मूले जो पहले भी निकाल चुके हैं, रेडियस एम बी अपॉन क्यू बी, ये टाइम पीरियड 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, एफ क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, इसी का रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड। अब ये वर्क कैसे करता है देखो, अब ये नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल ऐसे है, ठीक है, डी ऐसे रखें, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। जैसे ही आप किसी चार्ज पार्टिकल को आपने, ये गैप काफी कम होता है, ये तो आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ इतना दिखा दिया है। अब देखो कंटिन्यू आपको बीम निकालनी है मूविंग चार्ज पार्टिकल की, यहाँ हम सिर्फ एक, तो आपको चार्ज पार्टिकल का सोर्स रखना पड़ेगा। हम अभी एक चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं, एक पार्टिकल रखा, अब ये एसी ऑक्सीलेटर चालू हुआ तो पोलरिटी इसकी D1 D2 से, ये वर्किंग बता रहा हूं मैं, वर्किंग पोलरिटी इसकी हाफ साइकिल में ये D1 नेगेटिव, तो ये उस समय पॉजिटिव, नेक्स्ट हाफ में ये पॉजिटिव हो जाएगा। हाफ साइकिल में यानी टाइम पीरियड T है तो T/2 साइकिल में इसकी पोलरिटी चेंज होती रहेगी। अब सपोज कि हमने जैसे इसको ऑन किया उस समय पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा है, ये D1 नेगेटिव है, तो इसमें QB एनर्जी लेके, इससे B इसका पोटेंशियल है, इसका चार्ज Q है, तो QB एनर्जी लेके इसमें एंटर कर जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पुश कर देगा इसके इनसाइड, ऐसे इसमें एंटर कर गया। एंटर करते ही इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डी, मेटेलिक डी है, तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटेलिक डी इज 0। अब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड रख रहा है, वो इसको ऐसे सर्कल में रोटेट करा देता है। अब जैसे ही बाहर निकल के आएगा यहाँ, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, फिर QB इसको एनर्जी मिली, तो अब इसके पास हो गई 2 QB एनर्जी। अब इसके पास कितनी हो गई 2 QB। अब 2 QB एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी मिल रही है तो इसकी स्पीड बढ़ रही है। अब इसकी स्पीड बढ़ गई, अब इसकी इधर आके 2 QB एनर्जी ली, इसकी स्पीड बढ़ गई, ऐसे निकल के आया, ठीक है, ऐसा सर्कल बनता जाएगा ये इस तरह से। अब इसके 2 QB एनर्जी, तो अब पहले से बड़े सर्कल में उसका टाइम पीरियड उतना ही है, T/2 में इसको बाहर निकलना है कि रेजोनेंस करने, इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है,
तो ये रेडियस को बड़ी कर देगा। टाइम पीरियड तो डिपेंड नहीं कर रहा है स्पीड पर, तो रेडियस ये पहले से बड़ी रेडियस को मूव करेगा और ऐसे रोटेट होता रहेगा ये, ठीक है, इस तरह से। अब ये ऐसे मूव करता हुआ स्पाइरल पाथ बना देगा, ये स्पाइरल पाथ मूव करा देगा। अब इस तरह से स्पाइरल पाथ को टारगेट आपकी मर्जी है, जैसे यहां आपने इसको होल बना दिया तो टारगेट पे यहां हिट कर जाएगा ये बाहर निकल के। तो जो एनर्जिक चार्ज पार्टिकल बना रहे हैं उनका यूज है, तो यूज तो करना है, जैसे टारगेट में हिट कर दिया। अब टारगेट जैसे ऐसे आपने वो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा ना, अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल पे बम्बार्ड कराया था, फेंके थे उसने, तो हाथ से तो नहीं फेंके थे वो, उनको एनर्जी, अल्फा पार्टिकल तो बहुत छोटे पार्टिकल है, तो उनको एनर्जी देने के लिए इस तरह की डिवाइस ही है, सारे अल्फा पार्टिकल निकल के गोल्ड फॉइल पे हिट करते रहेंगे, वो टारगेट, ठीक है, इस तरह से उस पर हिट करते रहेंगे। तो ये इसकी वर्किंग है। जैसे ये पॉजिटिव, इसमें एक बार फिर से बताता हूँ, ये जैसे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर करेगा क्यूबी एनर्जी लेके, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण सर्कल हो जाएगा, जैसे गैप में आएगा दोबारा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, और उस समय ये पोलरिटी इसकी T/2 टाइम में चेंज हो जाएगी। अब D1 नेगेटिव था, अब D2 नेगेटिव हो जाएगा, तो इसमें एंटर कर जाएगा, लेकिन अब पहले से बड़ी रेडियस में घूमेगा ये, क्योंकि इसको निकलना बाहर T/2 टाइम में ही है, स्पीड बढ़ती जा रही है, हर राउंड में 2 क्यूब एनर्जी मिल रही है, तो स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो रेडियस को बड़ा करता चल जाएगा। हमें अब इसका पता है कितने राउंड इसको सर्कल में घुमाना है और टारगेट पे कितनी एनर्जी लेके हिट कराना है, वो हम निकाल लेते हैं, वो हमारे पास कैलकुलेशन रहती है, और टारगेट पे हिट करा देते हैं, ठीक है। तो ये इसका वर्किंग थी। थ्योरेटिकल पार्ट है वर्किंग में, इसमें ध्यान रखना है क्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लग रहे हैं, परपेंडिकुलर। क्रॉस फील्ड का मतलब परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें स्पीड जैसे हमें निकालनी है चार्ज पार्टिकल की, या काइनेटिक एनर्जी निकालने जा रहा हूं, काइनेटिक, ये भी अलग अलग पूछ लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी, वो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो डी की रेडियस है उतना ये राउंड ले सकता है, उतने से बड़ी तो रेडियस नहीं बना सकता, जितनी डी की रेडियस, जो डी हमने कंसीडर किया था ना ऐसे, इस डी की रेडियस है, इससे ज्यादा फिर तो कोलिजन हो जाएगा, एनर्जी लॉस कर जाएगा। तो डी के बराबर इक्वल ही उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, उससे बड़ी रेडियस नहीं बना सकता। तो इसमें अब डी की रेडियस, जो मैक्स डी की रेडियस ले रहा हूं R0, रेडियस ऑफ डी, इससे बड़ी रेडियस हो जाएगी तो उससे डी से टकरा जाएगा और उसका एनर्जी को लॉस करेगा। तो और स्पीड इसकी V0 ले ली, मैक्सिमम स्पीड ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, मैक्सिमम स्पीड। तो वही जो आपने R निकाला था, यहां भी सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय, सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स क्या होगा, mv²/r। अब v को क्या लग रहा है, V0, मैक्सिमम स्पीड, या Bm भी लिख देते हैं। मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा, qV0, ये v, थीटा 90 है, थीटा 90 है, तो इससे V0 निकालो, एक V0 कट गया, एक V0 कट जाएगा, इधर V0 कितना आएगा, R को इधर, इसको भी R0 लिख दो, मैक्सिमम के लिए जा रहे हो, तो qV/R0/m, ये मैक्सिमम स्पीड आ गई। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, K मैक्सिमम। हम क्या निकाल रहे हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये मैक्सिमम लिखा है भाई, ठीक है, शॉर्टकट लिख देता हूं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब K मैक्सिमम, K मैक्सिमम क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी की होती क्या है, हाफ mv², तो हाफ mv0², हाफ m एज इट इज, V0², इसी वैल्यू लिख दो, q² v² R0² इसका स्क्वायर करके लिख रहा हूं, m², एक m कट गया, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ, ऐसे लिख देता हूं, q² v² R0²/2m, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है, ये क्या आ गई, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब ये पूछता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए कितने रिवोल्यूशन होगा, नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने होंगे, तो हमें वो उसमें डी में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना है, इतनी एनर्जी चाहिए,
इस एनर्जी जाके टारगेट को हिट कर देगा, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने होंगे वो हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन टू गेन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन टू गेन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। लेट कर लेते हैं, लेट एन रेवोल्यूशन रिक्वायर्ड टू गेट दिस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब एक रेवोल्यूशन में कितनी एनर्जी मिली थी अभी आपको बताया था, हाफ राउंड में इसको क्यूबी, नेक्स्ट हाफ राउंड में क्यूबी, तो 1 रेवोल्यूशन उसको एनर्जी कितनी मिलती है, क्यूबी प्लस क्यूबी, कितना हो गया 2 क्यूबी। एन राउंड में कितनी एनर्जी हो जाएगी, एन इंटू 2 क्यूबी। अब ये एनर्जी किसके इक्वल होगा, ये तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी देती है, उसके इक्वल हो जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल। तो क्यू स्क्वायर, यही मैं डाल रहा हूँ मैक्सिमम का, यहाँ लिख देता हूँ एक के मैक्सिमम, एक राउंड की इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो ऑक्सीलेटर प्रोवाइड कर रहा है उसको, एन राउंड के लिए इतनी, वो किसके इक्वल होगा, के मैक्सिमम के। तो के मैक्सिमम ऑब्टेन करने के लिए सपोज एन टर्न चाहिए, तो एन निकल जाएगा इससे, एन इंटू 2 क्यू बी, बी यहाँ पोटेंशियल है, वी ये पोटेंशियल है, स्पीड नहीं है, ध्यान रखना। तो ये क्यू देखो वहां से लिख रहा हूँ, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर, ये रहा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर अपॉन 2m। आपको क्या चाहिए n, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ जाएंगे, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर अपॉन 2 क्यू बी को नीचे ले जाओ, 2 2 जा 4 m क्यू बी। इतने नंबर ऑफ टर्न चाहिए इतनी काइनेटिक एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए। ये छोटे छोटे इस पे क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी है इसमें ज़्यादा वर्किंग, जैसे थ्योरी है, थ्योरेटिकल पार्ट है, एक बार पढ़ लो, एक बार समझ लो, अपनी मर्जी से लिख दो, रटना नहीं है। और ये हम मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पढ़ा था, वहाँ तीनों फॉर्मूले निकाले थे, रिपीट हुआ है जिसका थ्योरी पार्ट है, ये हम कहते हैं प्रिंसिपल है इसका। अब जो साइक्लोट्रॉन का यूज हम करते हैं, या साइक्लोट्रॉन का यूजेज ऑफ साइक्लोट्रॉन बताता हूँ, यूजेज साइक्लोट्रॉन का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है, साइक्लोट्रॉन का हम यूज कहाँ करते हैं, देखो टू स्टडी द न्यूक्लियर रिएक्शन, साइक्लोट्रॉन का हम यूज करते हैं, पहला यूज बता रहा हूं, टू स्टडी द न्यूक्लियर रिएक्शन, टू स्टडी द न्यूक्लियर रिएक्शन। साइक्लोट्रॉन का हम यूज, पहला यूज है, या पहला यूज मैं बता रहा हूं, टू स्टडी द न्यूक्लियर रिएक्शन। साइक्लोट्रॉन से हम क्या करते हैं, हाई एनर्जिक पार्टिकल को प्रोड्यूस करते हैं, हाई एनर्जिक पार्टिकल को रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में बम्बार्ड करा देंगे, तो उससे न्यूक्लियर रिएक्शन होगी, उससे हम उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है, टू स्टडी द न्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन की स्टडी करने के एक काम आता है, ठीक है। और दूसरा यूज इसका टू सिंथेसाइज a new material, to synthesize the new material, ये न्यू मटेरियल सिंथेसाइज करने के भी काम आता है। न्यू मटेरियल सिंथेसाइज करने कैसे, जैसे हाई एनर्जी आयंस को किसी सॉलिड पे हम बम्बार्ड कराते हैं या उसमें इम्प्लांट कर देते हैं। अब हाई एनर्जी आयंस को किसी सॉलिड पे हमने इम्प्लांट किया तो मॉडिफाई हो गया, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, प्रॉपर्टी चेंज होने का, या इवन न्यू मटेरियल भी तैयार हो गया, नया मटेरियल बन गया, एक सॉलिड से इम्प्लांट कर दिया उसमें आयन, तो नया मटेरियल बन जाता है। ये दूसरा इसका यूज है। तीसरा यूज बता रहा हूं, टू प्रोड्यूस रेडियो आइसोटोप्स, टू प्रोड्यूस रेडियो आइसोटोप्स प्रोड्यूस करने में यूज करते हैं। अब रेडियो आइसोटोप्स क्या करते हैं, रेडियो आइसोटोप प्रोड्यूस किया, फिर इसका यूज क्या है, रेडियो आइसोटोप को डायग्नोसिस में यूज करते हैं, ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। वही है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट पे आपने बम्बार्ड करा दिया किसी पार्टिकल का,
तो रेडियो आइसोटोप्स बन जाएंगे न्यूक्लियर रिएक्शन से। तो रेडियो आइसोटोप्स का हम डायग्नोसिस में यूज़ करते हैं, मेडिकल में ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है। तो ये इसके यूजेज हैं। अब इसकी लिमिटेशन, इसकी साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन, लिमिटेशन देखो, लिमिटेशन ये है साइक्लोट्रॉन पॉजिटिवली हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, उसको ये एनर्जिक बना पाता है। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल को, स्मॉल में या प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल स्मॉल है, लेकिन उनकी कंपेरिजन में इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जिक नहीं बना पाएगा। ठीक है, उसका कारण तो वैसे इसकी लिमिटेशन में यही है, हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल न्यूट्रॉन, इसको ये एनर्जिक बना देगा, यानी काइनेटिक एनर्जी से मूव करा देगा हाई एनर्जी देके, लेकिन इलेक्ट्रॉन को नहीं करा पाएगा। तो ये इसकी लिमिटेशन, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को ये मूव नहीं करा पाता है, और जिसके मास कम होते हैं स्पेशली। तो ये हमने पढ़ते हैं ना एक रिलेटिव थ्योरी आइंस्टीन की, m0/√1-v² अब जिन पार्टिकल की मास कम होता है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी, जैसे जैसे आप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो ये स्पीड बढ़ेगी भी, जो लाइट पार्टिकल है स्पीड बढ़ेगी तो लाइट की स्पीड के नियरली इक्वल हो जाएगा। लाइट, ये लाइट की स्पीड है, ये पार्टिकल की स्पीड है, तो इंक्रीज होते हो तो नियरली इक्वल हो गया। सपोज ये इक्वल हो गया तो ये बन गया 0, और आपका मास कितना हो गया, इन्फिनिटी, तो स्टक कर जाएगा उससे, एकदम उसको छोड़ देगा डी को। तो इसलिए ये लिमिटेशन है इसकी, सिर्फ नेगेटिवली वो पॉजिटिवली हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एनर्जिक बनाता है। हैवी में आपका न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन इनको बनाता है, एनर्जिक बना पाता है। तो इसकी लिमिटेशन कभी कभी पूछ ली जाती है, थ्योरेटिकल पार्ट है, प्रिंसिपल थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स आती है, अदरवाइज पूरी थ्योरी है। एक बार ऑनेस्टली पढ़ लो, अंडरस्टैंड कर लो। इस साइक्लोट्रॉन क्या कभी कभी एग्जाम में आता है, ऐसा नहीं है। अब थोड़ा पैटर्न बदला है, कम आता है, आता ज़रूर है। इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं।